हेलो एवरीवन, अध्ययन कक्ष में आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे सोशियो कल्चरल थ्योरी की, यानी सामाजिक सांस्कृतिक विकास की। तो चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। इस थ्योरी को लेव वाइगोट्स्की के द्वारा दिया गया है। जो लेव वाइगोट्स्की थे वो एक रशियन साइकोलॉजिस्ट थे, जिनका मानना था कि लर्निंग एक सोशल प्रोसेस है। ये जो थ्योरी है ये ह्यूमन डेवलपमेंट को एक सोशली मीडिएटेड प्रोसेस की तरह देखती है, जहाँ पर बच्चे अपनी सोसाइटी में जो लोग हैं उनसे कल्चरल वैल्यूज़ को, बिलीव्स को और प्रॉब्लम सॉल्विंग स्ट्रेटजीज़ को एक्वायर करते हैं। मतलब कि बच्चा जो भी सीखता है वो अपने सोसाइटी से उसको लर्न करता है, सीखता है। मतलब कि हम डेवलपमेंट को सोशल कॉन्टेक्स्ट से सेपरेट नहीं कर सकते। तो जो वाइगोट्स्की हैं इन्होंने अपनी थ्योरी में कल्चर और सोसाइटी को काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी है, जो कि हमारी डेवलपमेंट में काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो आपको याद रखना है कि वाइगोट्स्की के अनुसार जो लर्निंग है वो सोशल और कल्चरल सेटिंग में होती है, और हम जो भी चीज़ सीखते हैं, लर्न करते हैं, उसे हम सोशियो कल्चरल इंटरेक्शन के थ्रू लर्न करते हैं। तो आपको याद रखना है कि जो आपके वाइगोट्स्की हैं इन्होंने सोसाइटी और कल्चर पर काफ़ी ज़्यादा जोर दिया है। साथ में आपको इनके बारे में याद रखना है कि ये कंस्ट्रक्टिविस्ट थे। मतलब कि इनका मानना था कि जो बच्चे हैं वो अपनी नॉलेज को खुद कंस्ट्रक्ट करते हैं। अब हम इनके द्वारा दिए गए कुछ कॉन्सेप्ट्स की बात करेंगे। इसमें हम बात करेंगे ZPD की, यानी जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट की, MKO यानी मोर नॉलेजेबल अदर्स की, और जानेंगे स्पीच के बारे में कि लैंग्वेज को लेके, स्पीच को लेके वाइगोट्स्की के क्या व्यूज़ रहे। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर हम जानेंगे कि जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट क्या होता है। जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट को समझने से पहले हमें पता होना चाहिए कि ZAD क्या होता है। तो जो ZAD है ये आपका जोन ऑफ एक्चुअल डेवलपमेंट है। मतलब कि यह लर्नर का वो जोन है, वो एरिया है जहाँ पर लर्नर खुद चीज़ों को लर्न कर सकता है। मतलब कि यहाँ पर उस लर्नर को किसी भी हेल्प की ज़रूरत नहीं है, वो बिना किसी की हेल्प से इंडिपेंडेंटली लर्न कर सकता है, चीज़ों को सीख सकता है। तो किसी भी इंडिविजुअल का वो जोन, वो एरिया जहाँ पर उसे किसी भी प्रकार की हेल्प की ज़रूरत नहीं है, वो बिना हेल्प के चीज़ों को कर रहा है, वो उस इंडिविजुअल का जोन ऑफ एक्चुअल डेवलपमेंट कहलाता है। अब हम बात करेंगे ZPD यानी जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट की। जो आपका जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट है यह लर्नर का वह जोन है जहाँ पर लर्नर किसी की हेल्प के थ्रू, किसी की गाइडेंस के थ्रू चीज़ों को सीखता है। मतलब कि ये वो वाला एरिया है जहाँ पर इंडिविजुअल किसी की हेल्प के थ्रू पहुँच पाता है, चीज़ों को वो सीख पाता है। अब यदि हम इसे थोड़ा सा डिटेल में समझने की ट्राई करें तो कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिन्हें कि एक बच्चा यानी एक लर्नर इंडिपेंडेंटली सीख सकता है। मतलब कि यहाँ पर उसे किसी भी हेल्प की ज़रूरत नहीं होती है, वो बिना किसी की हेल्प के, गाइडेंस के एक हद तक चीज़ों को खुद लर्न कर सकता है। तो ये जो एरिया है जहाँ पर इंडिविजुअल बिना किसी की हेल्प से चीज़ों को लर्न कर रहा है, वो उस इंडिविजुअल का जोन ऑफ एक्चुअल डेवलपमेंट कहलाता है। अब कुछ ऐसी भी चीज़ें होती हैं जो कि लर्नर किसी की हेल्प से, गाइडेंस से लर्न करता है। मतलब कि यदि यहाँ पर इंडिविजुअल को हेल्प नहीं मिलती है तो वो इन चीज़ों को लर्न नहीं कर पाता है। तो इंडिविजुअल का यह एरिया जहाँ पर वो किसी की गाइडेंस से, किसी की हेल्प से चीज़ों को सीखता है, लर्न करता है, वो उसका जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट कहलाता है। और यहाँ पर जो इंडिविजुअल उस लर्नर की हेल्प करता है, उसे गाइड करता है, उसे हम MKO यानी मोर नॉलेजेबल अदर कहते हैं।
अब इसके बाद कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं, कुछ ऐसे एरिया होता है जहाँ पर इंडिविजुअल किसी की हेल्प के साथ भी नहीं पहुँच पाता, मतलब कि वो चीज़ें उसकी हेल्प के बाहर होती है। मतलब कि यहाँ पर इंडिविजुअल को कितनी भी हेल्प क्यों ना मिल जाए, वो इन चीज़ों को नहीं सीख पाता है, वो यहाँ तक नहीं पहुँच पाता है। तो ये उसकी क्या है, रीच के बाहर होती है, पहुँच के बाहर होती है। अब यदि हम इसे एग्जाम्पल के थ्रू समझें, तो मान लीजिए कि कोई बच्चा है, वो मैथ्स के क्वेश्चन सॉल्व कर रहा है। अब यहाँ पर कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जहाँ पर उसे किसी की हेल्प की ज़रूरत नहीं है, वो बिना हेल्प के क्वेश्चन सॉल्व कर पा रहा है। और कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जहाँ पर यदि उसे हेल्प मिले तो वो उनको सॉल्व कर लेगा। लेकिन कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं, यदि वहाँ पर उसे हेल्प भी दी जाए, फिर भी वो उनको सॉल्व नहीं कर पाएगा। ठीक है? तो यहाँ पर जिन क्वेश्चन को वो सॉल्व कर पा रहा है बिना किसी की हेल्प से, तो वो उसका ज़ोन ऑफ एक्चुअल डेवलपमेंट है। और जिन क्वेश्चन को वो किसी की हेल्प से, किसी की गाइडेंस से सॉल्व कर पा रहा है, वो उसका ज़ोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट है। और जो क्वेश्चन हेल्प के साथ भी उससे सॉल्व नहीं हो रहे, वो उनको सॉल्व नहीं कर पा रहा, वो उसकी रीच के बाहर होते हैं, उसकी पहुँच से बाहर होते हैं। तो जो आपका बियॉन्ड रीच वाला एरिया है और जो ज़ोन ऑफ एक्चुअल डेवलपमेंट है, इनके बीच में जो एरिया है, जो ये वाला एरिया है, ये आपका ज़ोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट है। मतलब कि ये वो वाला एरिया है जहाँ पर इंडिविजुअल किसी की हेल्प के थ्रू, किसी की गाइडेंस के थ्रू चीज़ों को सीख रहा है, लर्न कर रहा है। तो आपको याद रखना है कि वो वाला एरिया, वो वाला ज़ोन जहाँ पर बच्चे को किसी की हेल्प की ज़रूरत नहीं है, वो उसका ज़ोन ऑफ एक्चुअल डेवलपमेंट है। और जहाँ पर वो किसी की हेल्प के थ्रू, गाइडेंस के थ्रू चीज़ों को सीख रहा है, वो उसका ज़ोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट है। और जहाँ पर वो नहीं पहुँच पा रहा, ये जो ये वाला एरिया है, वो उसकी पहुँच के बाहर है। मतलब कि इन चीज़ों को वो किसी की हेल्प के थ्रू भी नहीं सीख पाएगा, वो उसकी रीच से बाहर होंगी। यहाँ पर जो सबसे इम्पॉर्टेंट है वो है आपका ZPD, यानी ज़ोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। और यहाँ से पेपर में क्वेश्चन भी पूछा जाता है। कई बार तो यही पूछते जाता है कि ZPD क्या होता है, और कई बार ये पूछते जाता है कि जो ZPD का कॉन्सेप्ट है, ये किसने दिया है। तो आपको याद रखना है कि ये लेव वाइगॉट्स्की ने दिया है। और ये जो आपका एरिया है, ये कौन सा ज़ोन है, ये आपका वह ज़ोन है जहाँ पर हम किसी की हेल्प के थ्रू, किसी की गाइडेंस के थ्रू चीज़ों को लर्न करते हैं। अब जो आपका ZPD है, इसमें हम बात कर रहे हैं कि यहाँ पर कोई हमारी क्या है, हेल्प करता है, हमें गाइड करता है। तो जो भी इंडिविजुअल हमें हेल्प करता है, हमें गाइड करता है, उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम MKO यानी कि मोर नॉलेजेबल अदर कहते हैं। मतलब कि जो आपका MKO है, जो मोर नॉलेजेबल अदर है, ये कोई ऐसा पर्सन है जिसे कि किसी पर्टिकुलर टास्क की, कॉन्सेप्ट की बेटर अंडरस्टैंडिंग होती है, यानी कि वो लर्नर से ज़्यादा उसके बारे में जानता है। तो जो मोर नॉलेजेबल अदर है, ये कोई भी पर्सन हो सकता है। आपके टीचर हो सकते हैं, या फिर कोई एडल्ट हो सकता है, आपके फ्रेंड हो सकते हैं, मतलब कि कोई भी चीज़ ये हो सकती है। ज़रूरी नहीं है कि जो मोर नॉलेजेबल अदर हो वो आपसे बड़ा ही हो, वो आपसे छोटे भी हो सकते हैं। मतलब कि कोई भी ऐसा पर्सन, कोई भी ऐसा व्यक्ति जिसे कि किसी पर्टिकुलर चीज़ की आपसे ज़्यादा नॉलेज है, आपसे ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग है, वो आपके लिए मोर नॉलेजेबल अदर होगा। अब यहाँ पर ऐसा नहीं है कि जो हेल्प है, ये हमेशा दी जाती है। यहाँ पर ये जो हेल्प होती है, ये सिर्फ़ कुछ समय के लिए दी जाती है। मतलब कि ये सिर्फ़ तब तक दी जाती है, जब तक कि लर्नर खुद उस काम को करना ना सीख जाए। मतलब कि ये क्या है, एक टेम्परेरी सपोर्ट होता है, जो कि कुछ टाइम के लिए दिया जाता है। मतलब कि जब तक हम उस चीज़ को सीख नहीं लेते, लर्न कर नहीं लेते, तब तक हमें वो हेल्प दी जाती है। और ये जो टेम्परेरी हेल्प है, ये जो टेम्परेरी सपोर्ट है, इसको हम स्कैफोल्डिंग कहते हैं। ठीक है? तो यहाँ पर एक और इम्पॉर्टेंट टर्म आ जाती है, वो है आपकी स्कैफोल्डिंग। अब यदि हम स्कैफोल्डिंग को एग्जाम्पल से समझें, तो जब हम साइकिल चलाना सीखते हैं,
तो स्टार्टिंग में उस साइकिल को कोई बड़ा पकड़ के रखता है ताकि हमारा बैलेंस बना रहे और हम ना गिरे, और धीरे धीरे क्या है उसको पुश किया जाता है। ठीक है। और ये जो साइकिल है ये हमें तब तक सिखाई जाती है जब तक कि हम उसे अकेले चलाना नहीं सीख लेते, मतलब कि तब तक हमारी हेल्प की जाती है। तो यहाँ पर जो इंडिविजुअल हमारी हेल्प कर रहा है उसको हम MKO यानी मोर नॉलेजेबल अदर कहेंगे। अब जो साइकिल है ये हमें सिर्फ तब तक सिखाई जाती है, हमें वहाँ पर सिर्फ तब तक हेल्प मिलती है जब तक कि हम उसे अकेले चलाना नहीं सीख लेते। तो यहाँ पर ये जो टेम्परेरी हेल्प है, ये जो टेम्परेरी सपोर्ट है, इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम स्कैफोल्डिंग कहते हैं। अब यहाँ पर जो भी इंपॉर्टेंट टर्म्स है हम उन्हें क्विकली रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहले हमने बात की ZAD की यानी जोन ऑफ एक्चुअल डेवलपमेंट की। तो जो जोन ऑफ एक्चुअल डेवलपमेंट है ये लर्नर का वह जोन है जहाँ पर वो चीज़ों को खुद लर्न कर रहा है बिना किसी की हेल्प के। इसके बाद हमने बात की ZPD की यानी जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट की। तो ये लर्नर का वो जोन था जहाँ पर वो चीज़ों को किसी की हेल्प के थ्रू, किसी की गाइडेंस के थ्रू सीख रहा था। अब जो आपका जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट है, यहाँ पर जो इंडिविजुअल लर्नर की हेल्प करता है उसे हम मोर नॉलेजेबल अदर कहते हैं। और ये जो हेल्प होती है ये टेम्परेरी तौर पर की जाती है, मतलब कि ये जो आपकी टेम्परेरी हेल्प है, टेम्परेरी सपोर्ट है जो कि कुछ टाइम के लिए दिया जाता है, इसको हम स्कैफोल्डिंग कहते हैं। तो जहाँ तक लर्नर बिना किसी की हेल्प के थ्रू चीज़ों को लर्न कर रहा था वो उसका जोन ऑफ एक्चुअल डेवलपमेंट है। और जहाँ पर वो किसी की हेल्प के थ्रू चीज़ों को लर्न कर रहा है वो उसका जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट है। और बाकी का जो एरिया है जहाँ पर वो किसी की हेल्प के थ्रू भी नहीं पहुँच रहा वो उसकी रीच से बाहर है, उसकी पहुँच से बाहर है। और जो आपका जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट है, यहाँ पर जो इंडिविजुअल को टेम्परेरी हेल्प मिलती है, टेम्परेरी सपोर्ट मिलता है, उसको हम स्कैफोल्डिंग कहते हैं। नेक्स्ट अब हम बात करेंगे स्पीच की। तो जो वाइगॉट्स्की थे इन्होंने कहा कि बच्चे की डेवलपमेंट में लैंग्वेज काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है। इनका मानना था कि लैंग्वेज किसी भी व्यक्ति का एक इम्पॉर्टेंट टूल है जिसके थ्रू वो बाहरी दुनिया से कम्युनिकेट कर पाता है। इन्होंने स्पीच के 3 टाइप्स दिए हैं: आउटर स्पीच, प्राइवेट स्पीच एंड इनर स्पीच। सबसे पहले हम बात करेंगे आउटर स्पीच की। तो जो आउटर स्पीच है इसे सोशल स्पीच भी कहा जाता है। तो जो हम दूसरों से कम्युनिकेट करते हैं, दूसरों से बातचीत करते हैं, वो हमारी आउटर स्पीच होती है। और ये आपकी 2 साल से शुरू हो जाती है। नेक्स्ट अब हम बात करेंगे प्राइवेट स्पीच की। तो जब हम अपने आप से ही लाउडली बात करते हैं, ज़ोर से बात करते हैं, उसे हम प्राइवेट स्पीच कहते हैं। और ये जो प्राइवेट स्पीच है ये 3 साल से शुरू हो जाती है। जो प्राइवेट स्पीच है इसके बारे में एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि जो पियाजे हैं इन्होंने प्राइवेट स्पीच को ईगोसेंट्रिक स्पीच कहा है। एक और जो पियाजे हैं इन्होंने ईगोसेंट्रिक स्पीच को ज़्यादा महत्व नहीं दिया है। लेकिन दूसरी ओर जो वाइगॉट्स्की हैं इनका मानना है कि जो प्राइवेट स्पीच है यह बच्चे को अपने बिहेवियर को गाइड करने में हेल्प करती है। नेक्स्ट अब हम बात करेंगे इनर स्पीच की। तो जब हम अपने आप से अपने मन में बात करते हैं उसे हम इनर स्पीच कहते हैं। और ये आपकी 7 साल से शुरू हो जाती है। नेक्स्ट अब हम बात करेंगे कुछ कॉन्सेप्ट्स की जो कि आपके वाइगॉट्स्की के द्वारा दिए गए हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे कोलैबोरेटिव लर्निंग की। तो जैसा कि नाम से पता चल रहा है कोलैबोरेटिव लर्निंग यानी कि एक दूसरे के साथ कोलैबोरेट करके कोई चीज़ सीखना। यहाँ पर मेन फोकस होता है मिलजुल कर किसी काम को सीखना, लर्न करना। जो आपकी कोलैबोरेटिव लर्निंग होती है यहाँ पर 2 या फिर 2 से ज़्यादा लोग किसी चीज़ को लर्न करते हैं, किसी चीज़ को सीखने की ट्राई करते हैं। तो जो कोलैबोरेटिव लर्निंग है यहाँ पर जो बच्चे होते हैं, मतलब कि जो ग्रुप होता है, वो किसी टास्क को कंप्लीट करने के लिए, किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए एक दूसरे के साथ मिलकर काम करते हैं।
जो आपकी कोलैबोरेटिव लर्निंग होती है इसके काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट्स होते हैं, जैसे कि इससे लर्नर की लिसनिंग स्किल्स, कम्युनिकेशन स्किल्स एनहांस होती है और बच्चों में यानी जो लर्नर होते हैं उनमें कॉन्फ्लिक्ट रेजुलेशन स्किल्स डेवलप होती हैं। नेक्स्ट अब हम बात करेंगे कोऑपरेटिव लर्निंग की। तो जो आपकी कोऑपरेटिव लर्निंग है यह भी कोलैबोरेटिव लर्निंग की तरह होती है। इसमें भी इंडिविजुअल एक दूसरे के साथ मिलकर ग्रुप्स में काम करते हैं, लेकिन यहाँ पर इस बात पर स्ट्रेस दिया जाता है कि साथ में ये जो काम हो रहा है उसका प्रोडक्ट क्या है। यहाँ पर जो स्टूडेंट होते हैं वो छोटे छोटे ग्रुप्स में किसी एक्टिविटी को पूरा करने के लिए काम करते हैं और ये जो स्टूडेंट्स होते हैं उनकी परफॉर्मेंस को इंडिविजुअली और एज अ टीम दोनों रूप में असेस किया जाता है। नेक्स्ट अब हम बात करेंगे असिस्टिव लर्निंग की। तो जो आपकी असिस्टिव लर्निंग है इसका मतलब है कि लर्निंग में एक दूसरे को असिस्ट करना, एक दूसरे की हेल्प करना। नेक्स्ट हमारे पास है रेसिप्रोकल टीचिंग। जो आपकी रेसिप्रोकल टीचिंग है यहाँ पे जो टीचर होता है और जो स्टूडेंट होते हैं वो एक ग्रुप में चीज़ों को लर्न करते हैं। यहाँ पर टीचर की वजह से स्टूडेंट को सीखने को मिलता है और स्टूडेंट की वजह से टीचर को भी सीखने को मिलता है। मतलब कि यहाँ पर जो ग्रुप है उसमें टीचर और स्टूडेंट साथ में काम करते हैं। लास्ट हमारे पास है पियर ट्यूटरिंग। जो आपके पियर ट्यूटरिंग है इसका मतलब है कि सेम एज ग्रुप के बच्चे, जैसे कि आपके दोस्त हो गए, आपका पियर ग्रुप हो गया, वो किसी चीज़ को समझने के लिए, सीखने के लिए आपकी हेल्प करेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल, यदि मुझे कोई क्वेश्चन या कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आ रहा और मेरे फ्रेंड को वो कॉन्सेप्ट काफ़ी अच्छे से आता है, उसे उसकी काफ़ी अच्छी नॉलेज है, अंडरस्टैंडिंग है, तो जब वो मुझे उस कॉन्सेप्ट को समझाएगा, मुझे टीच करेगा, मुझे सिखाएगा, तो ये जो प्रोसेस है इस प्रोसेस को हम पियर ट्यूटरिंग कहते हैं। तो सिंपल वर्ड में कहें कि जब भी आप कोई चीज़ अपने फ्रेंड्स से सीखते हो, पियर ग्रुप से लर्न करते हो, वो प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, उसे हम पियर ट्यूटरिंग कहते हैं। नेक्स्ट अब हम बात करेंगे डिफरेंसेस बिटवीन पियाजे एंड वाइगॉट्स्की। तो जो आपके पियाजे थे इन्होंने अपनी थ्योरी में बायोलॉजिकल फैक्टर्स जैसे कि हेरिडिटी हो गया इस पर काफ़ी ज़्यादा जोर दिया। दूसरी ओर जो वाइगॉट्स्की हैं उन्होंने सोशल कल्चरल एक्सपीरियंसेस पर काफ़ी ज़्यादा जोर दिया। एक और जो पियाजे हैं उन्होंने कहा कि पहले थिंकिंग डेवलप होती है और फिर आपकी लैंग्वेज आती है, मतलब कि विचार से भाषा आती है। लेकिन दूसरी ओर जो वाइगॉट्स्की हैं इन्होंने कहा कि जो आपकी लैंग्वेज है और जो थॉट है ये स्टार्टिंग में दोनों अलग अलग होते हैं और 3 साल की एज के आसपास ये क्या है, मर्ज हो जाते हैं, कंबाइन हो जाते हैं। और इन्होंने कहा कि पहले भाषा आती है और उसके बाद विचार आता है, मतलब कि लैंग्वेज से थॉट आते हैं। तो मतलब कि जो वाइगॉट्स्की हैं उन्होंने पियाजे का बिल्कुल उल्टा कहा। पियाजे ने कहा कि विचार से भाषा आती है और जो वाइगॉट्स्की है इन्होंने कहा कि भाषा से विचार आते हैं। इसी के साथ आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।